एक हाईवे पर दोनों बूढ़े पति पत्नी ने जैसे तैसे कुछ पैसे लगा के ढाबा शुरू किया, लेकिन 2 दिन से कोई भी उनके ढाबे पर खाना खाने नहीं आया था, जिस पर वो बहुत परेशान थे। सुनीता खाना पका रही थी तो एक तरफ उसका पति किशोर बर्तन धो रहा था। हे भगवान, आज हमारा तीसरा दिन है, कोई तो ग्राहक भेज दो कि लोग हमारे ढाबे पर भी खाना खाने आए। किशोर भी अपनी पत्नी की बात सुनकर दुख से बोलता है, साथ वाले ढाबे पर भी सब आ रहे हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। आखिर हमारी मेहनत में क्या कमी हो गई है? अगर आज भी हमारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया तो हम मंदिर या गरीब बच्चों में जाकर ये खाना बांट देंगे। हाँ, तुम सही कहती हो। तभी एक गाड़ी में से 2 लोग निकलते हैं और औरत कहती है, बहुत भूख लगी है, चलो इस ढाबे पर खाने चलते हैं। हम इस ढाबे पर खाना खाने जाएंगे। वो ढाबा कुछ गरीब सा लग रहा है और हाइजेनिक भी होगा। चलो जैसे आपकी मर्जी। देखो देखो किशोर, वो 2 लोग इधर आके रुके भी थे, पर वो हमारे ढाबे पर नहीं आए। तुम सही कहती हो, चलो मंदिर जाकर ये खाना बांट देते हैं। किशोर सुनीता मंदिर की ओर जाकर अपना सारा खाना पैक करके बच्चों और गरीबों में बांट देते हैं। अरे वाह, आपने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, आप रोज रोज खाना देने क्यों आ जाते हो? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बच्चा उन दोनों पति पत्नी से बोलता है, अरे बेटा, हमारे नसीब में यही है कि हम तुम्हें खाना खिलाएं। किशोर भी बच्चे से बोलता है, बेटा अगर तुम्हें और चाहिए तो बताना, हमारे पास बहुत खाना रखा हुआ है। वो दोनों काफी खाना बांट चुके होते हैं, तब भी उनके पास काफी खाना पड़ा होता है। तभी एक बाबा उनके पास आकर दीक्षा मांगता है। अरे बाबा, हमारे पास आपको खाना देने के अलावा और कुछ नहीं है, क्या आप हमसे खाना खाएंगे? किशोर उन बाबा से खाने को पूछता है। हाँ हाँ, मुझे भूख भी लगी है, ये लीजिए बाबा। सुनीता बाबा को खाना दे देती है। बाबा जैसे ही खाना खाते हैं, बाबा खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट खाना है ये, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ बाबा, ये मैंने बनाया है, पर तुम्हारी तो बहुएं होंगी। हाँ बाबा, है तो सही, पर हम दोनों पति पत्नी ने अपना गुजारा चलाने के लिए ढाबे को खोला है, मगर वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हमें गरीब समझकर हमारी हालत देखकर 3 दिन से वहाँ किसी ने भी खाना नहीं खाया है। बाबा उनकी सारी बात सुनकर बोलते हैं, क्या तुम्हारे बहू बेटे ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? और निकाला है तो क्यों? बाबा के ये पूछते ही किशोर इन्हें सारी हकीकत बता देता है। उनकी सारी बात सुनकर बाबा बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर, मैंने तुम्हारा खाना खाया और अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से हर व्यक्ति तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाएगा और तुम्हारे हालत भी सुधर जाएंगे। शुक्रिया बाबा, हमें ये वरदान देने के लिए। वो दोनों बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से पति पत्नी वापिस अपने ढाबे पर आ जाते हैं। पर हैरानी वाली बात ये है कि किशोर और सुनीता के बहू बेटों ने ऐसा क्या किया कि जिससे बाबा ने भावुक होकर इन्हें वरदान दे दिया। जानने के लिए कहानी के अंत तक बंधे रहिए। अगले दिन से बूढ़े पति पत्नी का ढाबा वरदान के कारण चलने लगता है। हर कोई उनके ढाबे पर आता है और खाना खाते हुए कहता है, आपके हाथों का बना हुआ खाना तो बहुत ही लाजवाब है, इससे अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। अरे ये बूढ़े हाथों में इतना स्वाद होता है, हमें तो ये पता ही नहीं था। आंटी, जरा मेरे लिए भी सब्जी लाइएगा। ढाबे के चारों तरफ से आवाजें आ रही होती हैं। ग्राहकों की यह बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ। और ये लो बेटा, पालक पनीर की सब्जी, किसे चाहिए? अरे अंकल, ये मुझे दे दीजिए, मेरी फेवरेट है ये। इस तरह से सभी लोग उनके ढाबे पर खाना खाते हैं। इसी तरह जैसे समय बीतता चला जाता है। एक सुबह किशोर कहता है, सुनीता, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, लोग हमारे हाथ का खाना खाते हैं और इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब उन बाबा के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो, कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का फल हमें मिला है। चलो सुनीता, अब जल्दी से ना तुम आटा बना लो, ग्राहक आते ही होंगे। ये कहते ही वो दोनों काम में मसरूफ हो जाते हैं। इतने में शोहम और एमली ढाबे पर खाना खाने आते हैं। सुनिए, ज़रा 2 थाली लगा दीजिए। हाँ बेटा, ज़रूर। किशोर जैसे ही मुड़कर बोलता है,
अपने बेटे को सामने देखकर वो दंग रह जाता है। अरे शोहम, तुम? पापा आप यहाँ ढाबे पर? ये सब कैसे हुआ? और माँ जी आप भी? एमली भी बोलती है, डैडी जी, मॉम जी, आप दोनों को तो घर पर होना चाहिए था। हाँ पापा, आपने ये ढाबा क्यों खोल लिया है? वो दोनों उन दोनों को देखते के साथ ही अनगिनत सवालात के भरमार कर देते हैं। आपको तो मैं हर महीने पैसे भिजवा रहा था। शोहम बेटा, तेरे दोनों भाइयों, तेरी भाभीियों ने हमें घर से बेघर कर दिया, पर क्यों? आप सब मुझे अच्छे से बताइए। बेटा तू तो जानता है कि हमारा कारोबार कितने अच्छे से चल रहा था, तेरे बाबा भी काम कर रहे थे और तू विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहा था। तब हमने तेरे दोनों बड़े भाइयों की एक साथ शादी करवा दी, वो भी दोनों बड़ी बहनों से। बड़े बेटे गौरव की शादी चांदनी से और दूसरे बेटे की शादी मंत्रा से हो जाती है। फिर सुनीता अपनी दोनों बहू बेटियों का घर प्रवेश करवाती है। बहू, अब इस कलश में धीरे से पैर मारकर घर के अंदर आ जाओ। कुछ ही दिनों में सुनीता की दोनों बहुएं घर को अच्छे से संभाल लेती हैं, एक आदर्श बहू बनकर नहीं, घर को हथियाने के लिए। दोनों बहुएं बहुत घमंडी थीं, छोटी वाली बड़ी की ही सुनती थी। समय बीता चला जाता है, दोनों बहुएं अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती हैं, उन्हें खाने पीने और बाहर जाने के लिए हर चीज़ के लिए टोकती हैं। और उनकी देखा देखी सुनीता और किशोर के बेटे भी उनसे इसी लहजे में बात करते हैं। ऐसे ही एक दिन किशोर अपनी बहू से कहता है, अरे बहू, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। ससुर जी, सुबह से आपने 4 कप चाय पी ली है, अब मैं और कितनी बार चाय बनाऊं? मैं माँ जी थोड़ी हूँ जो जितनी बार आप बोलोगे उतनी ही बार बनाऊंगी। अरे बहू, तुम अपने ससुर से किस तरह बात कर रही हो? लाज शर्म क्या घर भूल कर आई हो? माँ जी, लाज शर्म सब याद है मुझे, लेकिन आप ये ज़रूर भूल रही हैं कि मेरे पति सिर्फ घर का खर्चा ही नहीं चलाते, बल्कि मेरी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं उन्हें। अब सारा अपनी पति की तनख्वाह आपकी चाय में ही लगा दूंगी क्या? तो मुझे क्या बचेगा? हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको माँ जी थोड़ा खाना पीना कम कर देना चाहिए। जैसे भी आप बूढ़े हो रहे हैं, अब आपके शरीर में कुछ भी नहीं लगेगा। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब क्या हम खाना पीना भी छोड़ दें? और अगर अब हमारे बेटे कमा रहे हैं तो हमने उन्हें इस लायक बनाया है, उन्हें पढ़ाया लिखाया है, तो क्या अब हम उनके पैसों से अच्छे से खा पी भी नहीं सकते? अपने पिता की बात सुनकर उसके दोनों बेटे उससे कहते हैं, पापा आपने हमें पढ़ाया लिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा आप पर लुटा दें। अब मेरी बीवी है, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। दूसरा बेटा सौरभ भी बोलता है, बाबा ये अल्फाज बोलने तो नहीं चाहिए, पर अब आपको जो है खाना पीना कम कर देना चाहिए, तो वही बेहतर होगा, क्योंकि अब आपकी दोनों बहुएं भी आ गई हैं। सुनीता इंतहाई दुख से बोलती है, अगर दोनों बहुएं बोलती तो समझ आता है, लेकिन अपने ही बेटे माँ बाप को अपनी बातों का ऐसा तमाशा मारेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ओफो अम्मा जी, अब आप जी ड्रामा करके ना हमें इमोशनल मत कीजिए। चलिए सौरभ जी, हम घूमने फिरने चलते हैं। ऐसा कहकर मंत्रा सौरभ के साथ घूमने चली जाती है और बड़ी बहू बेटा भी। दोनों माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद तीसरा बेटा पढ़ाई करने के बाद एमली से शादी करके घर आ जाता है। दोनों जेठानियां एमली को देखकर चिढ़ते हुए कहती हैं, अरे वाह माँ जी, आपने अपनी विदेशी बहू को स्वीकार कर लिया। आपको पता है बाहर वाले समाज के लोग हमें कितना सुना रहे हैं। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, देवर जी को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, वो विदेशी ही सही, लेकिन मेरी छोटी बहू तुम दोनों के जैसी नहीं है जो मुझसे ऐसे बात करे। एमली अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है और साथ ही उसे कुछ दिनों में ही ये अंदाजा भी हो जाता है कि उसकी दोनों जेठानियाँ उससे बहुत नफरत करती हैं। एक दिन वो अपनी जेठानी जी से बोलती है, जेठानी जी आप मुझसे इतना चिढ़ती हैं, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर विदेश जा रही हूँ। आप दोनों मोम जी डेढ़ जी का ख्याल रखना और ये लीजिए पैसे, मम्मी पापा को जो भी चाहिए हो आप उन्हें ले देना, ठीक है? ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद दोनों बेटे सारी प्रॉपर्टी हथिया कर उन दोनों को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तब से बेटा हम दर दर भटक रहे थे। फिर जो थोड़े बहुत पैसे हम लाए थे उनसे हमने ये ढाबा खोल लिया, लेकिन फिर कोई खाना खाने भी नहीं आया।
लेकिन एक बाबा के वरदान के कारण हमारा ये ढाबा चल निकला है। चलिए, कोई बात नहीं मम्मी पापा, अब मैं आ गया हूँ। अब आप दोनों मेरे साथ ही विदेश चलेंगे। अब हम भैया भाभी के पास नहीं जाएंगे। ये कहकर शिवम अपने माता पिता को अपने साथ ही ले जाता है।